नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लगातार आपको नानक क्लासेस पे करंट अफेयर्स की क्लास, राजस्थान जीके की क्लास और एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट के साथ जो क्लासें दी जाती है वो लगातार दी जा रही है। अब एक क्लास हम नई स्टार्ट कर रहे हैं जो आने वाली राजस्थान की कोई भी भर्ती है, चाहे आरएस का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, ऑल राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, वहां पे राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत की भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज से एक नई क्लास शुरू करने हैं जिसमें आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के साथ जितनी भी राजस्थान के अंदर भारत की है संविधान में अनुसूचियां हैं, जितने भी 1 से लेकर 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है, उनके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। निशांत सर आपको पूरी पॉलिटिकल करवाएंगे टोटल, चाहे वो इंडिया की तो है ही, उसमें राजस्थान के संदर्भ में जहां भी बातें होगी वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट होगी अनुसूची से। 12 अनुसूची पढ़ेंगे हम, उसके बाद में अनुच्छेद 1, क्योंकि 22 भाग है, 22 भाग में जैसे ही अनुच्छेद बंटे हुए हैं उन अनुच्छेदों को हम बारीकी से एक एक चीज जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा आज से इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का अगर प्यार सपोर्ट स्नेह बना रहे, बस जैसे लगातार मेरी क्लासों में बन रहा है वैसे इनकी क्लास में बना रहेगा, तो पूरी पॉलिटिकल हम करेंगे फ्री निःशुल्क। यूट्यूब पे आपको ये क्लास मिलेगी, कंटिन्यूज रोज क्लास मिलती रहेगी, बस आप इसका अध्ययन करते रहना। क्योंकि राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे इंडिया का हो या किसी स्टेट का हो, उसमें भारत का संविधान कहीं से भी पूछा जा सकता है। बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, हर एक सब्जेक्ट को मजबूत करना है, निरंतर मेहनत करनी है और सर का साथ देते हुए लगातार वीडियो को आप लाइक शेयर आपके ग्रुपों में करते रहने। तो निशांत सर आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी पॉलिटिकल, और उसमें अनुच्छेद अनुसूची भाग जो भी है पूरे विस्तार से आपको हर एक एग्जाम के लिए करवाएंगे। तो धन्यवाद निशांत सर, आप कंटिन्यूज रखिए और बच्चे आपकी पूरी सपोर्ट में आपके साथ खड़े। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको अभी जैसा कि आपको अभी शिव सर ने बताया था, भी मैं नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आज से पॉलिटिकल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम भारत की संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद में भारत के संविधान के अंदर जितनी अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में अनुसूचियों के बाद में आएगी भाग की बारी। जितने भी भारतीय संविधान के अंदर भाग हैं उन भागों को अच्छे से पढ़ा जाएगा। इसके बाद में भागों के बाद में क्या बारी आएगी, हमारी अनुच्छेद की बारी आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस यूट्यूब पे आपको कैसे पॉलिटिकल करवाएंगे। दोस्तों आज पहली क्लास है, पहली क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा अनुसूचियां। अनुसूची, ठीक है। अनुसूची जैसे ही, कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। अनुसूची जैसे ही हम अनुसूची को कंप्लीट कर लेंगे, अनुसूची कंप्लीट करने के बाद में हम कल से क्या करेंगे, कल से करेंगे भाग की शुरुआत। कितने भाग हैं आप सभी को पता होगा, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद पूछा जाए तो कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के अंदर, अनुच्छेद पूछा जाए तो कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं 395। कल से हम देख लेना किस प्रकार पढ़ेंगे। जैसे भाग 1 को कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भाग 1 को पढ़ेंगे। भाग 1 के अंदर देख लेना जितने भी अनुच्छेद हैं वो किसी न किसी भाग के अंदर बांटे हुए हैं, बांटे हुए हैं ना, इतना तो आप सभी को पता होगा। तो कल से भाग 1 की शुरुआत करेंगे। भाग 1 के अंदर क्या है, 1 से लेके 4 तक क्या दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक तो भाग हमारा कल खत्म कर देंगे हम, ठीक है। और अनुच्छेद कितने खत्म हो जाएंगे, अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे 1 से लेके 4 तक। उससे आगे वाले दिन हम अब भाग 2 पढ़ेंगे। भाग कौन सा पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 के अंदर क्या कुछ है, भाग 2 के अंदर 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद हैं, यानी 2 अनुच्छेद। भाग 2 खत्म होगा और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हम क्या करेंगे, अनुच्छेद खत्म कर देंगे। इस प्रकार हम पॉलिटिकल का अध्ययन करेंगे। तो आज देख लेना आज किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले अनुसूची के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां है कितनी है, आपसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तो सबसे पहले पहली अनुसूची के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है, पहली अनुसूची के अंदर क्या कुछ दिया गया है, पहली के अंदर दिया गया है संघ व राज्यों का वर्णन। पहली अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है, संघ तथा राज्यों का वर्णन।
संघ किसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संघ किसको बोलते हैं। यानी जिस देश के अंदर, जिस कंट्री के अंदर बहुत से राज्य है, हो सकता है वो 5 राज्य भी हो सकता है 10 भी हो, 20 भी हो, 25 भी हो, 50 भी हो, यानी ये एक क्या है, ये एक संघ है। ठीक है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या हैं, छोटे छोटे ये राज्य हैं। क्या है ये छोटे छोटे ये राज्य हैं। तो इस पूरे को क्या बोला जाएगा, इस पूरे को संघ बोला जाएगा। क्योंकि जिस देश के अंदर यानी देश क्षेत्रफल में बड़ा हो, देश जनसंख्या में बड़ा हो, तो अकेले संघ सरकार तो उसका संचालन नहीं, सॉरी एकात्मक सरकार तो उसका संचालन नहीं कर सकती, इसीलिए उसे संघ बोला जाता है। यानी उसे छोटे छोटे संघ या छोटे छोटे भागों के अंदर बांट दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं जिसे, जिसे हम बोलते हैं राज्य। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत के अंदर राज्य कितने हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, भारत के अंदर राज्य कितने हैं, 28। और दूसरी बात, केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में पूछा जाता है तो ये कितने हैं, ये हैं 8। 28 राज्य हैं भारत के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के अंदर जब 7 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। ठीक है, कौन सा पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था, ये 1956 के अंदर 7वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के अंदर, सॉरी संविधान संशोधन के अंदर लाया गया था। कब लाया गया था, 1956 के अंदर। तब इसके अंदर क्या किया गया था, तब इसके अंदर 14 राज्य किसमें बांटा गया था, 14 राज्यों के अंदर बांटा गया था। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तब केंद्र शासित प्रदेश थे 6। ठीक है दोस्तों, तब कितने में बांटा गया था, आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांटा गया था। जब भारत आजाद हुआ था तब भारत के अंदर क्या था, तब भारत के अंदर कितने राज्य थे, तब भारत के अंदर 14 राज्य, कितने राज्य थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, और आज वर्तमान के अंदर अगर आपको पूछ ले तो वर्तमान के अंदर क्या कुछ है, वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कितने राज्य हैं, वर्तमान के अंदर राज्य हैं 28। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। अभी देख लेना, मैंने आपको राज्य के बारे में बता दिया था कि जब देश बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो संघ के टुकड़े किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको राज्य बोला जाता है। लेकिन बात आती है केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश किसको बोलते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश को बिल्कुल आसान भाषा में बोलें तो वह क्षेत्र, लिख लेना इसकी परिभाषा, वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व का हो, वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व का हो और राजधानी क्या हो, देश की राजधानी से दूर हो, राजधानी से दूर हो, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों देख लेना हमने क्या कुछ पढ़ा था। सबसे पहले अनुसूची 1 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ना, अनुसूची 1। ठीक है, इसके अंदर क्या कुछ दिया हुआ है, अनुसूची 1 के अंदर संघ राज्यों का वर्णन दिया हुआ है। भारत के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। जब ये लाया गया था तब भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद में देख लेना, और आज वर्तमान के अंदर कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो राज्य की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी थी, केंद्र शासित प्रदेश की परिभाषा वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व का हो और राजधानी से दूर हो।
ठीक है, इसके बाद में बारी आती है, इसके बाद में बारी आएगी अनुसूची 2 की। किसकी बारी आएगी? अनुसूची 2 की। अनुसूची 2। अनुसूची 2 के अंदर हमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है इस अनुसूची के अंदर जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, क्या हैं? संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं? संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री के बाद में संघ के मंत्री हो गए, संघ के मंत्रियों के बाद में राज्यसभा के सदस्य हो गए, लोकसभा के जितने भी सदस्य हो गए, इसके बाद में मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया। यानी जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब के वेतन और भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है अनुसूची 3 की। इसकी बारी आती है अनुसूची 3। अनुसूची 3 के अंदर हमें क्या बोला गया है? अनुसूची 3 के अंदर बोला गया है जितने भी भारत के संवैधानिक पद हैं उनके शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख? शपथ ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है। किया गया, किसमें किया गया है शपथ ग्रहण करने का उल्लेख? अनुसूची 3 के अंदर। देख लेना, जो भी जैसे अभी कोई भी व्यक्ति है वो एमएलए बनता है या सांसद बनता है तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला कार्यक्रम क्या होता है उसका? शपथ ग्रहण करने का। तो जब किसी भी संवैधानिक व्यक्ति को शपथ ग्रहण करवाई जाती है तो उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? उसका उल्लेख हमें मिलता है अनुसूची 3 के अंदर। कहाँ मिलता है? अनुसूची 3 के अंदर। इसके बाद में बारी आती है अनुसूची 4 की। किसकी बारी आती है? अनुसूची 4। अनुसूची 4 के अंदर क्या बोला गया है? राज्यसभा राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का क्या मतलब होता है? जैसे आप सभी को पता तो होगा ही ना, अभी राज्यसभा किसे कहते हैं? संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? एक तो लोकसभा होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है राज्यसभा। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्यों को तो जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है ना। जो अपने एमपी या सांसद चुनते हैं उसको कौन चुनता है? जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य होंगे, इसको कौन चुनेगा? इनको जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। कौन चुनता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो जैसे लोकसभा की लोकसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन तो कौन करता है? उनका आवंटन करती है केंद्र सरकार। ठीक है, यानी संसद। और राज्यसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में हमें चर्चा कहाँ मिलती है? अनुसूची 4 के अंदर मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अनुसूची 5 की। किसकी बात करेंगे हम? अनुसूची 5। अनुसूची 5। अनुसूची 5 के अंदर हमें क्या बताया गया है? अनुसूची 5 के अंदर हमें बताया गया है, भी देख लेना, जितने भी भारत के अंदर जाति अनुसूची जाति, देख लेना, भारत के अंदर अनुसूचित जाति, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है अनुसूचित जनजाति।
अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए जितने भी इन जाति के क्षेत्र हैं उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था, अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था का क्या किया गया है, क्या किया गया है, उल्लेख किया है। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी इसको इसको बोलते हैं एससी, और दूसरा क्या होता है, एसटी। यानी एससी और एसटी के लिए जितने भी इनके क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के अंदर क्या किया गया है, उस क्षेत्र के अंदर इनको प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुसूची 6 की। किसकी बात करेंगे, अनुसूची 6। अनुसूची 6 की बात करें दोस्तों, तो अनुसूची 6 के अंदर देख लेना, भारत के अंदर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, क्या है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का क्या मतलब होता है, विशेष प्रावधान का क्या मतलब होता है, यानी जो राज्य है विकास की दृष्टि से दूसरे राज्यों से पीछे रह चुके हो। कौन कौन से हैं वो, भारत के 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, भारत के 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, असम, दूसरा क्या आ जाएगा, मेघालय, असम, मेघालय, ठीक है। कौन कौन से हैं पूर्वोत्तर राज्य, 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा, और 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा हमारा मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो ये देख लेना, इन 4 राज्यों का विकास करने के लिए इन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, जिनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, जिनका उल्लेख मिलता है हमें अनुसूची 6 के अंदर। जैसे अभी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन राज्य ये लगभग लगभग क्या है, ये राज्य विकसित राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं। यहाँ पे कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, तो इन सभी मतलब कि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित राज्य माने जाते हैं। ये भारत के 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के कुछ विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जो हमें मिलता है अनुसूची 6 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अनुसूची 7 की। किसकी बात करेंगे, सूची अनुसूची 7 की बात करेंगे। अनुसूची 7 के अंदर क्या दिया गया है हमें, 7वीं अनुसूची के अंदर देख लेना, जब संघ है ना, जब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ये एक संघ है, संघ के अंदर जब छोटे छोटे भागों को इसके अंदर बांटा जाएगा, यानी संघ के जब छोटे छोटे राज्य बनाए जाएंगे, तो ये ए राज्य हो गया, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, ये 8 राज्य हो गए। इसके 8 राज्यों का क्या मतलब है, अभी अगर इसको राज्य बनाने का तभी फायदा होगा ना जब आप राज्यों को कुछ शक्तियां देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, जब इसको जब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर भारत को बांटा गया, भारत के अंदर 28 राज्य हैं। 28 राज्यों का क्या मतलब होता है, 28 राज्यों का ये मतलब है भी अगर आप उनको खुद का प्रशासन चलाने के लिए कुछ शक्तियां दोगे तभी तो उन राज्यों का फायदा है, वरना तो एकात्मक सरकार बढ़िया चल रही थी भारत के अंदर। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, संघात्मक देश कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लेना, इसके अंदर अनुसूची 7 के अंदर क्या मिलता है, अनुसूची 7 के अंदर मिलता है शक्तियों का आवंटन। क्या मिलता है, शक्तियों का आवंटन मिलता है। इसके अंदर 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूची है, एक तो है केंद्रीय सूची,
या जिसको बोलते हैं संघ सूची, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है राज्य सूची। और तीसरी कौन सी है, 3 नंबर पे आ जाएगी समवर्ती सूची। कौन सी आ जाएगी, समवर्ती। समवर्ती सूची। तो देख लेना केंद्रीय सूची का क्या मतलब होता है। केंद्रीय सूची के अंदर उन उन राज्यों को रखा गया, उन उन विषयों को रखा गया है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी जैसे भारत के अंदर सेना है, ठीक है, सेना से संबंधित कोई भी प्रावधान होगा, कोई भी कानून होगा, तो कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। ठीक है, इसके बाद में भारत के अंदर रेल व्यवस्था है, रेल व्यवस्था के ऊपर कोई भी कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा, रेल व्यवस्था के ऊपर केंद्र सरकार। भारत के अंदर जैसे अभी डाक विभाग है, डाक विभाग के ऊपर कौन कानून बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। इसके बाद में आप और जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग के अंदर कौन कानून बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार। अगर बैंकिंग की सुविधा, बैंकिंग पर कानून बनाने का अधिकार हम राज्यों को दे दे तो अलग अलग राज्य के अलग अलग नोट आने शुरू हो जाएंगे फिर तो, है ना। तो जिसको जिस पे कानून बनाने का अधिकार है वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे 100 विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक है। कितने विषय हैं, 100 विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके बाद में आ जाती है राज्य सूची। राज्य सूची के ऊपर, राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं, राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं, 61 विषय। कितने विषय हैं राज्य सूची के अंदर, राज्य सूची के अंदर 61 विषय हैं। इसके बाद में बात आ जाती है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय हैं, 52 विषय हैं जिनके ऊपर, समवर्ती का क्या मतलब होता है, यानी समवर्ती का ऐसी व्यवस्था या ऐसा विषय जिनके ऊपर केंद्र सरकार और 2 नंबर राज्य सरकार दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब भी कानून बनने के अंदर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया गया है उस कानून को हमेशा पहल दी जाती है। ठीक है, किसकी बात मान्य होती है इसके अंदर, केंद्र सरकार की बात मान्य होती है। तो ये भी एक तरह से केंद्रीय सूची के अंदर ही है। लेकिन चलो ठीक है, अभी दोनों से किसी भी विषय के अंदर कानून बनाना है तो राज्य सरकार से कम सलाह तो ली जाती है। वो कितने विषय हैं, 52 विषय। इसके बाद में हमारे जब संविधान लिखने वाले थे, इतने समझदार लोग थे भी, उनको पता है ये 3 तो उन्होंने भारत जब आजाद हुआ था तब की बात है। इसके बाद में इसके अंदर शक्तियों के आवंटन के अंदर ही एक खाली पेज जोड़ गए जिसको क्या बोला जाता है, अवशिष्ट सूची। क्या बोला जाता है, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची बोला जाता है। अभी अवशिष्ट खाली पेज का क्या मतलब होता है, जैसे खाली पेज इसलिए जोड़ के गए थे, उनको पता था अभी भारत आजाद हुआ है, भारत आजाद होने के बाद में कभी ना कभी अच्छा विकास करेगा, कभी ना कभी विकसित भी होगा, है ना। तो जब विकसित होगा तब कुछ ना कुछ चीजें या कुछ ना कुछ विषय नए उत्पन्न होंगे। नए विषयों को कहाँ पे रखा जाएगा, अगर केंद्र सूची या संघ सूची में रखते हैं तो राज्य सरकार नाराज होती है, राज्य सूची के अंदर रखते हैं तो केंद्र सरकार नाराज होती है, समवर्ती सूची के अंदर रखते हैं तो भी राज्य सरकार नाराज होती है। तो जो भी नए विषय जोड़े जाते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, उनको हमेशा अवशिष्ट सूची के अंदर रखा जाता है। जैसे अंतरिक्ष यान की बात करते हैं, किसके अंदर जाता है, अंतरिक्ष यान अवशिष्ट के अंदर जाता है। आजकल आप डिजिटल के बारे में बहुत कुछ जानते हो, डिजिटल के अंदर जैसे डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल सेवा बहुत है, उनको किसके अंदर रखा जाता है, अवशिष्ट सूची। ठीक है, फेसबुक किसके अंदर चला जाएगा, अवशिष्ट सूची के अंदर। सोशल मीडिया किसके अंदर चला जाएगा, सोशल मीडिया भी अवशिष्ट सूची के अंदर चला जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों शक्तियों के आवंटन के बारे में अभी आपको कोई भी नहीं होगी। आप बस 3 सूचियां याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 4 नंबर पे अवशिष्ट सूची। ठीक है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय तो क्या होते हैं, निर्धारित ही हैं, इतने इतने। ठीक है, 100, 61 और 52। लेकिन जो अवशिष्ट सूची है इसके विषयों का कोई भी निर्धारण नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। जैसे जैसे नए विषयों की खोज की जाएगी सबको कहाँ लगाया जाएगा, सबको अवशिष्ट सूची के अंदर लगाया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं अनुसूची 8 की। किसकी बात करते हैं, अनुसूची 8। अनुसूची 8 बात करते हैं जिसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है, जिसके अंदर हमें भाषा का उल्लेख, किसका उल्लेख मिलता है, भाषा का उल्लेख।
इसका उल्लेख मिलता है हमें, भाषा का उल्लेख मिल किसके अंदर मिलता है, भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 के अंदर मिलता है। ठीक है, देख लेना, जब अनुसूची 8 को बनाया गया था, जब भारत आजाद हुआ था, तब भारत के अंदर कितनी भाषाएं थी, भाषाएं थी 14। कितनी भाषाएं थी, भाषा थी 14। कितनी भाषा थी, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो आजाद भारत की भाषा, आजाद भारत की क्या है, भाषा। कितनी भाषा थी, 14। लेकिन वर्तमान के अंदर कितनी भाषा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना होता है, वर्तमान में भारत के अंदर भाषा कितनी है, वर्तमान के अंदर, वर्तमान के अंदर है 22 भाषाएं। 22 भाषाओं का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, अनुसूची 8 के अंदर हमें वर्णन वर्णन मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुसूची 9 की। किसकी बात करेंगे, सूची 9 की। अनुसूची 9 के अंदर हमें क्या दिया गया है, अनुसूची 9 के अंदर भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है हमें, भूमि सुधार। भूमि सुधार के बारे में बताया गया है अनुसूची 9 के अंदर। देख लेना, 9वीं अनुसूची के अंदर क्या बताया गया है हमें, 9वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है, जैसे भारत आजाद कब हुआ था, 1947 के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। ठीक है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 1950 के अंदर। संविधान लागू होने के बाद में अनुसूची कितनी थी, पहले अनुसूचियां थी 8। कितनी अनुसूचियां थी जब भारत का संविधान बना था, मैंने आपको बताया था 8। वर्तमान के अंदर कितनी है, वर्तमान के अंदर है 12। तो देख लेना, भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, संविधान कब लागू हुआ था, 1950 के अंदर। यानी 1950 तक तो हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 1951 के अंदर भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। कब लाया गया था, 1951 के अंदर। ठीक है, और प्रथम संविधान संशोधन में लाया गया था, यहाँ पे लिख लेना प्रथम, यानी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या लाया गया था, भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसके अंदर जमींदारी प्रणाली को क्या किया गया था, खत्म किया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची की, बात करेंगे अनुसूची 10 की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या दिया गया है, दल बदल कानून के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके अंदर मिलता है, अनुसूची 10 के अंदर उल्लेख मिलता है। किसके बारे में मिलता है, दल बदल कानून के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था भारत के संविधान के अंदर, तो 52वें संविधान संशोधन के अंदर। ये लिख लेना, 52वें संविधान संशोधन 1985 कब जोड़ा गया था, 1985 के अंदर भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया था। दल बदल कानून का क्या मतलब होता है, जैसे आज सत्ता के अंदर कोई भी पार्टी है, सत्ता के अंदर क्या है, कोई भी पार्टी है, तो उस पार्टी के, जैसे आज उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ए पार्टी है, ए नाम की पार्टी है, ए नाम के कितने कैंडिडेट हैं राज्य हैं, और एक बी नाम की पार्टी है, कितने कैंडिडेट हैं इनके भी, 200 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अगर देख लेना ए नाम की जो पार्टी है उसके कैंडिडेट को बी नाम की पार्टी के अंदर शामिल होना है। ठीक है, तो जब तक आप चुनाव चिन्ह का पर्चा भरवाया जाता है ना, चुनाव चिन्ह का पर्चा शामिल भरवाया जाता है, जब तक वो नहीं भरा जाता तब तक आप ए पार्टी से उठकर बी पार्टी में आ सकते हो, या आप ए पार्टी को छोड़ सकते हो, बी को ज्वाइन कर सकते हो, या आप निर्विरोध चुनाव लड़ सकते हो। क्या लड़ सकते हो, निर्विरोध चुनाव लड़ सकते हो। जैसे ही आपने पर्चा भर दिया, ठीक है,
तब आप ए पार्टी के अंदर ही चुनाव लड़ोगे, चाहे आपकी हार हो चाहे आपकी जीत हो, फिर आप ए पार्टी को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए क्या लाया गया था, दल बदल कानून लाया गया था। भी कोई भी विधायक या कोई भी सांसद जीतने के बाद पार्टी को न छोड़े। ठीक है, अभी देख लेना, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ए पार्टी जीत गई, जैसे ए पार्टी जीत गई, ठीक है, और बी पार्टी हार गई। अभी बी पार्टी के पास में फुल पैसा है, ठीक है, तो जो ए पार्टी जीती है तो इसके विधायक या सांसद को खरीद लेगी बी पार्टी, क्योंकि दल बदल कानून पहले 1985 से पहले क्या होता था, यही होता था। तब राजीव गांधी की सरकार ने क्या लाया गया था, दल बदल का कानून लाया गया था इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए। फिर बी पार्टी थी जो ए पार्टी के जीते हुए विधायकों को खरीद लेती थी, तो ये बहुमत सिद्ध कर देती थी और इसकी सरकार गिरा देती थी। तो ऐसे ही काम हुआ करते थे पहले। 1985 के बाद में दल बदल कानून लाया गया, जिसके बाद में ऐसे गैर कानून कामों पर क्या हुई, रोक लगी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दल बदल कानून के बारे में जानकारी अच्छी प्राप्त हुई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुसूची 11 की। इसकी बात करते हैं, अनुसूची 11 की बात करते हैं। अनुसूची 11 के अंदर हमें क्या दिया गया है, अनुसूची 11 के अंदर हमें दिया गया है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का उल्लेख क्या मिलता है, ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। अनुसूची 11 को सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, कब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, तो 1993 के अंदर लाया गया था। कब लाया गया था, 1993 के अंदर लाया गया था, जिसके अंदर ग्राम पंचायत को भारत के अनुसूची 11 के अंदर रखा गया था। अनुसूची 11 आने से पहले ग्राम पंचायत नहीं थी, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे, ग्राम पंचायत को संविधान लागू होने के साथ साथ ही ग्राम पंचायत को लाना चाहते थे। लेकिन कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो ग्राम पंचायत के बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे। इसीलिए ग्राम पंचायत को 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंदर लाया गया और अनुसूची 11 के अंदर रखा गया, ताकि अगर हमारी जमीनी स्तर का विकास हो सके, गांवों का विकास हो सके, तो गांवों से शहरों का विकास होगा, शहरों से क्या होगा, राज्यों का, राज्य से क्या होगा, देश का विकास होगा। ठीक है, तो अनुसूची 11 के अंदर क्या है, नगर पालिका का, सॉरी, ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, अनुसूची 11 के अंदर ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर देख लेना, 73वें संविधान संशोधन 1993 को ये लाया गया था। कब लाया गया था, 1993 के अंदर। इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, देख लेना, 1993 और 1992। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 92 दिया गया है तो आप 92 टिक करोगे, क्योंकि 1993 के अंदर ये कानून लागू हुआ था, 1992 के अंदर लाया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से इसके भाग, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 1 नंबर भाग है इसका ग्राम पंचायत। क्या भाग है इसका, ग्राम पंचायत। और 2 नंबर है इसका पंचायत समिति। और 3 नंबर क्या है, जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अनुसूची 12 की, और हमारे भारत के संविधान की अंतिम अनुसूची बोली जाती है। कौन सी, 12वीं। कौन सी अनुसूची बोली जाती है, अनुसूची 12वीं। अनुसूची 12वीं के अंदर हमें क्या मिलता है, अनुसूची 12 के अंदर हमें मिलता है नगर पालिका के बारे में एक। नगर पालिका का उल्लेख मिलता, किसके अंदर मिलता है, अनुसूची 12 के अंदर मिलता है। तो अनुसूची 12 को कब जोड़ा गया था, तो 74वां संविधान संशोधन, लिख लेना आप। 72वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर किसको जोड़ा गया था, अनुसूची 12 को भारतीय संविधान के अंदर
जोड़ा गया था। इसके अंदर भी 3 ही विषय होते हैं, कौन कौन से? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। एक नंबर लिख लेना नगर पालिका, 2 नंबर क्या है? नगर परिषद। क्या है? नगर परिषद। और 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है नगर निगम। नगर निगम। 3 नंबर क्या है? नगर निगम। कितने विषय होते हैं? 3, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और उसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी भारत के संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में बातें मैंने आपको बताई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के शेयर करें। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।